हाँ, अब देखो कि जैसा कि ठीक है। हाँ, आप लोगों के पेपर कैसे गए, जरा थोड़ा सा फीडबैक दे दो। या फिर आप लोगों ने स्कोर कैलकुलेट किए हैं तो थोड़ा सा मुझको बताना, कैसा स्कोर आ रहा है, क्या रेंज में आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया आ जाएंगी हमको भी। चेक किए आप लोगों ने पेपर? हेलो। हाँ। नहीं सर, मैंने नहीं किया। ओके, ठीक है, जो लोगों ने नहीं किया कोई बात नहीं। किसी ने किया आप में से पेपर चेक वगैरह? कुछ बच्चों से मैं बात किया पर्सनली, तो मुझको पता चला कि काफी मतलब बच्चे जो है 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं जीएस में। 85 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं बच्चों को। और सी सेट में बच्चों को थोड़ा सा बॉर्डर पे है। जैसा कुछ बच्चों को 65 है, कुछ बच्चों को 67 है। ओके। और कोई किसी किसी का हो रहा है, कोई किसी किसी का नहीं हो रहा है। तो अब छोड़ देना, एक बार आपने को आइडिया आ गई कि हमारा कितने रेंज में है सी सेट। अब ज्यादा मतलब और की से चेक करके मतलब नहीं बनता। अब फोकस करना चाहिए मेंस के ऊपर। ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। इतना मतलब उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। अब रिजल्ट तो आ ही जाएगा, मतलब बोल रहे हैं कि 25 के आसपास। तो फिर अब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। सी सैट में आ रहे हैं, जीएस में आ रहे हैं आपके 85 प्लस ओपन से। और जनरल स्टडीज में सी सैट, बाकी सी सैट का तो खैर 60s में भी है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ। तो अब पढ़ाई कैसे स्टार्ट करना है, और दिन का डिवीजन, डे का शेड्यूलिंग कैसे रखना है, वो चीज हम देखते हैं। ओके। हाँ। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डे का शेड्यूल कैसे रखना है अपने। और मैं शेयर स्क्रीन भी ऑन कर देता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस इज सर, स्क्रीन विजिबल सर। विजिबल? दिख रही है यस ना? सर, विजिबल ठीक है है, ठीक बट। है। ओके। हाँ, तो पहली बात देखो कि आपने आप सपोज आज से कल से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई। तो दिन में क्या चीज, कैसा शेड्यूल रखना है, तो पहले मैं वो बताता हूँ आपको। ओके। तो देखो, एक चीज ये रहती कि अभी अपने को जीएस एज वेल एज ऑप्शनल, ये दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना है। और बेहतर रहता है कि रिजल्ट से पहले का ज्यादा वक्त ऑप्शनल को दिया जाए, ताकि रिजल्ट से पहले के बाद हमको ऑप्शनल का ज्यादा मतलब लोड ना रहे। ओके। तो देखो अभी जैसा हम लास्ट ईयर में हमारा शेड्यूल कैसा रहता था कि मतलब सुबह उठे, सपोज फजर उठे, फजर के टाइम उठ लिए। तो 6 बजे से लेकर तो दोपहर के 12-1 बजे तक, जोहर तक, 12-1 बजे तक, जब तक मतलब लंच का टाइम नहीं होता, तो तब तक क्या करेंगे हम, ऑप्शनल की पढ़ाई करेंगे। ऑप्शनल, जैसा ऑप्शनल का पेपर 1 है, पेपर 2 है, आपके हिसाब से, या पेपर 1 आधा, पेपर 2 आधा टाइम, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एक स्लॉट सुबह का जो सबसे अच्छा स्लॉट रहता है ऑप्शनल को दे दो, 6 to 1 पी एम। देन उसके बाद जो अब खाना वाना खा लिए, 1 घंटा चले गए, आधा 1 घंटा रेस्ट कर लिए। तो उसके बाद जो 2:30 से जो आपका टाइम रहेगा, तो वो टाइम वहां से लेकर तो फिर एक 7-8 पी एम तक, सपोज 8 पी एम तक आप क्या करेंगे, जीएस की स्टडी करेंगे, जनरल स्टडीज। ओके। अब जनरल स्टडीज में कैसे पढ़ना है वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर एक ब्रॉड डिवीजन बता रहा हूँ। सुबह 6 to 1 हमने ऑप्शनल पढ़ा, 2:30 to 8 पी एम जनरल स्टडीज पढ़ ली। ओके। किसी का माइक अनम्यूट है, शायद म्यूट कर देना। हाँ। 2:30 to 8 पी एम जीएस पढ़ेंगे। और उसके बाद देखो, 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा डेली हमको क्या पढ़ना है, इथिक्स। इथिक्स या ऐसे अल्टरनेट डे, ये हम क्या करेंगे, 1 to 2 आवर, 2 आवर पकड़ो। हम क्या करेंगे, इथिक्स, एक दिन इथिक्स पढ़ेंगे, एक दिन क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। देखो, हम कहते हैं हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है,
पर ऑप्शनल हमको एक सब्जेक्ट नहीं रहता, 2 सब्जेक्ट रहते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इथिक्स और एस्से है, ये भी हमारा ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी आप मोर देन 250 स्कोर कर सकते हैं। ओके। जैसा ऑप्शनल में अभी आज के पीरियड के हिसाब से 2-3 साल से अच्छा स्कोर मतलब 250 अबव जो बच्चों को आ रहे, इंटरव्यू कॉल आ रहे। ओके। तो इसके अलावा बच्चे और कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं? तो वो इथिक्स और एस्से है। इथिक्स में स्कोर है बच्चों के 120, 125 वगैरह। और एसए में तो बहुत मार्जिन मार्जिन ले रहे हैं बच्चे। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे हज हाउस के स्टूडेंट्स का अक्सर स्कोर एसए में बहुत अच्छा है। 120, 125 ऐसा एवरेज स्कोर तो ला रहे हैं। साथ में इस साल एक तहसीन बानो नाम की लड़की हमारी इधर से सेलेक्ट हो गई, तो उनका स्कोर जो था एसए में 139 है। 139 मतलब बहुत हो गया स्कोर, है ना? तो ये लेकिन कब आएगा? इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में हमको इथिक्स और एसए को करना होगा, तब जाके फिर हमारे स्कोर भी मतलब ऐसा 120 क्रॉस होते हैं। तो कोशिश करना है एसए और इथिक्स मिला के भी हमारा स्कोर कितना रहे, 250 प्लस, और ऑप्शनल में भी 250 प्लस। बाकी जो जीएस 1, 2, 3 है, यहाँ पर देखो एवरेज 90 भी आया तो काम चल जाएगा हमारा। ओके। जीएस 1, 2, 3 एवरेज 90 का टारगेट रखो। ओके। और एसए ऑप्शनल, और जो दूसरा एसए है, दूसरा ऑप्शनल, अपना ओरिजिनल ऑप्शनल और एसए एथिक्स, ये दोनों मिला के हमको मतलब 250-250 मार्क इस सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ये बात आई समझ में आप लोगों को? यस सर। हाँ। तो ये तीन तीन टास्क डेली करना है। 5-6 घंटा ऑप्शनल, 5-6 घंटा जीएस, और 2 घंटा एसए और इथिक्स अल्टरनेट डे। ठीक है, एक चीज ये होगी। देन अब इसके बाद देखो कुछ ब्रॉड चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर 6 जून से देखा जाए, 6 जून से सपोज 16 सितंबर से कुछ हमारा एग्जाम है, तो अराउंड 100 डेज हमारे पास मिलते हैं मेंस के लिए। 100 डेज मेंस के लिए है। पिछले 2 साल के कंपेयर में काफी अच्छा खासा वक्त है। पिछले साल हमको कम टाइम मिला था, 90 डेज, 85 डेज ऐसा टाइम मिल रहा था। वही हिसाब से 100 डेज बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि अगर 85 डेज पहले थे, अभी 100 है, तो 15 दिन में एक ऑप्शनल का पेपर अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। 15 दिन मतलब बहुत ज्यादा हो गया। ओके। तो इसको टाइम को यूटिलाइज करना है सही से। ठीक है, एक चीज ये होगी। दूसरा, अब जैसा कि मतलब आंसर राइटिंग हमको स्टार्ट करना है ना? अभी हम जैसा डिस्कस किए कि आधा टाइम ऑप्शनल को, आधा टाइम जीएस को, तो उसमें से हमको 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम आंसर राइटिंग के लिए भी देना है। जीएस 1 हम कर रहे हैं, जीएस 1 पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, 1-1.5 घंटा आंसर राइटिंग भी करें। तो आंसर राइटिंग मतलब कैसे करना, क्वेश्चन कहाँ से लेना, तो उस बारे में आपको डिस्कस करते हैं। देखो, बेटर रहता कोई एक टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो करो। टेस्ट सीरीज है, फोरम की है, विजन की है, वो मतलब सब्सक्राइब कर लिए या फिर किसी दोस्त के पास है तो उसके पीडीएफ मंगा लिए। ओके। और दूसरी बात, आंसर काय पे लिखना है? A4 शीट पे बिल्कुल नहीं लिखना है। आंसर हम लिखेंगे, वो जो टेस्ट सीरीज है, तो उसके आंसर शीट की प्रिंट निकालो। प्रिंटिंग का खर्चा जाएगा, लेकिन जाने दो, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि हमको टाइम का मैनेजमेंट और जो स्पेस मैनेजमेंट है, तो हम वो एक्चुअल जब यूपीएससी शीट पे सॉल्व करते तभी समझ में आता। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है, वो जो यूपीएससी शीट्स रहते हैं, मतलब वो प्रिंट निकालो आप, यूपीएससी शीट की नहीं, वो जो आंसर शीट देते हैं वो, मतलब टेस्ट सीरीज वाले, उसको निकालना है। ओके, एक चीज ये होगी। फिर दूसरी बात, फिर उसमें से क्वेश्चन कैसे लेना? जैसा फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ पर हमारा जो इंस्टीट्यूट है जाफर सुलेमान, वहां पे हम क्या करने वाले हैं, हर जीएस को हमने 2-2 वीक दिए हैं। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कुल 3 वीक्स में हम जीएस, चारों जीएस कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब अ, बच्चे मतलब राइटिंग हम GS 1 की 2 हफ्ता चलाएंगे। ओके। तो उसमें हम क्या कराएंगे, अराउंड हर अल्टरनेट डे हम उनको 1.5 आवर की टेस्ट लेंगे, और उसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि हमारा यूपीएससी का जो पेपर रहता है 20 क्वेश्चंस का रहता है। तो हम अभी क्या करें, 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करें सेक्शनल टेस्ट, और उसमें 1.5 आवर में आपको 10 क्वेश्चन लिखना है। तो उसमें सपोज 5 क्वेश्चन 10 मार्क करके रहेंगे, 5 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क कर रहेंगे। ओके, इस तरीके से। और इसके लिए हम मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम फोरम आईएस के टेस्ट करवाने वाले हैं। फोरम आईएस एक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे,
और उसके प्रिंट वगैरह निकाल लेंगे और सबको ये करवाएंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में। तो ऐसा सेम आप पैरेलल शेड्यूल आपका भी कर सकते हैं, आप जहां पर भी हैं, कोई घर पर है, कोई अदर इंस्टीट्यूशंस में। क्योंकि क्या होता है, अदर इंस्टीट्यूशंस में या फिर घर पर एक प्रॉपर शेड्यूल अपना नहीं है, और एक यहाँ पर जेएसएच का एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है, तो डायरेक्ट आप उसको फॉलो कर सकते हैं। रिजल्ट तक बिल्कुल भी नहीं रुकना है कि रिजल्ट के बाद आने के बाद हम आराम से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये 15-20 दिन जो है रिजल्ट से पहले के, एक ऑप्शनल पेपर पढ़ के हो जाता और एक जीएस हमारा रेडी हो जाता। ओके, तो इसको समझो तुम। तो 1.5 और देके वो स्टार्ट करेंगे, और हर अल्टरनेट डे बच्चों को हम लिखाने वाले टेस्ट हैं। पहले सेक्शनल टेस्ट लेंगे, तो और उसके बाद जीएस 2 का सेम इसी तरीके से, 3 का भी इसी तरीके से, 4 का भी इसी तरीके से। तो अराउंड 3 to 4 हर जीएस के सेक्शनल टेस्ट हैं, तो ये हम लिखवाएंगे बच्चों से। और जब ये पूरे 8 वीक कंप्लीट होंगे, तो तब तक बच्चों के चारों जीएस पे, हर सब्जेक्ट पे 3-3 टेस्ट तो भी मिनिमम होते हैं। तो एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद ये 8 वीक्स के बाद हम फुल लेंथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फुल लेंथ मतलब कंटिन्यू चारों दिन 4 फुल लेंथ। और फिर उसके बाद अगला जो राउंड रहेगा, एक दिन में 2-2 फुल लेंथ। जो यूपीएससी का एक्चुअल में हमको ऐसा ही लिखना है ना, GS 1 सुबह रहता है, GS 2 आफ्टरनून में, फिर अगले दिन GS 3 और 4, ऐसा कंटिन्यू बैक टू बैक 4 पेपर रहते हैं। ये बात भी दिमाग में रखो। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली एक फुल लेंथ लिखने की, और वहां पे हमको डेली 2 लिखना है। तो ऐसी ही प्रैक्टिस हमको करना है। ओके, तो ऐसे जो डेली 2-2 टेस्ट वाले हैं, ऐसे कम से कम हमारे 3 राउंड होने चाहिए। ओके, मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यूपीएससी का शेड्यूल कैसा रहता है मेंस का, आज एसए है, तो कल क्या रहेगा, GS 1-2, और परसों क्या रहेगा, GS 3-4। फिर 5 दिन छुट्टी रहती है। फिर उसके बाद छठे दिन क्या रहेगा, सुबह लैंग्वेज का पेपर, दोपहर में इंग्लिश, और लास्ट डे उसके अगले दिन ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2। तो ऐसे चारों पेपर बैक टू बैक रहते। अब इसमें ज्यादा थोड़ा सा जो एग्जॉस्ट हम होते, वो एसए GS 1, 2, 3, 4 के टाइम पे ऐसे हो जाता आराम से, GS 1-2 भी हो जाता। लेकिन उस दिन जब हम घर पे आते बहुत थक जाते, और अगले दिन हमको क्या लिखना है, GS 3-4 लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे जो GS 1, 2, 3, 4 ऐसे बैक टू बैक जो 2 दिन में 4 पेपर लिखना है ना, ऐसे हम 3 राउंड पहले करना है हमको, मेंस से पहले। और मेंस में जो हम लिखेंगे वो हमारा चौथा राउंड रहना चाहिए। बैक टू बैक जो हम कर रहे हैं, GS 1, 2, 3, 4, ऐसा अगर आप करोगे ना, तो पूरे आपके मतलब ये मसल्स वगैरह स्ट्रांग हो जाते हैं, आप थकते भी नहीं। सेम एक्सपीरियंस हमारा लास्ट ईयर का आया था, तो थकान वगैरह नहीं हुई थी हमारी। उससे पिछले साल हमने ऐसा किया ही नहीं था, मतलब एक ही राउंड किया था ऐसा, तो थोड़ा सा थकान हो जाती। लेकिन ऐसे आप 3 राउंड करते हो, 4 राउंड करते हो, तो काफी आप मतलब उसको यूज टू हो जाते, कोई नया नहीं लगता आपको। तो ये जरूरी है, ऐसे 3 राउंड आपको पहले मॉक यहाँ पे करना है, और मेंस में जो रहेगा आपका 4th मॉक रहेगा। ओके, ये चीज होगी। फिर दूसरी बात देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जितना आप लिख रहे हो उतना चेक करवाना भी इंपॉर्टेंट है। बिना चेक के तो आपको समझेगा नहीं कि मैं सही लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सही डायरेक्शन में जा रहा हूं क्या नहीं। तो चेक कैसा करवाना, तो इसके लिए देखो ऑप्शंस हैं बहुत सारे। एक तो है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लगवा सकते लगवा ले। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा रहता है कि आपको कह दिया जाता है कि आप अभी लगा लो, और प्रीलिम्स के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आ जाएगा तो आपको रिफंड कर देंगे। तो एक ये है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रीलिम्स के बाद आप ज़कात ट्रस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ज़कात ट्रस्ट क्या करती है, माइनॉरिटी स्टूडेंट को जो प्रीलिम्स पास कर रहे हैं उनको फ्री में सब्सक्रिप्शन दे देती है। लास्ट ईयर उसने क्या किया था, एक तो जीएस का दे रहे थे या फिर ऑप्शनल का, दोनों में से एक वो लगाकर देगा। फिर तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट वे और थोड़ा सा चीप मतलब अफोर्डेबल रेट में है, एक आईएस नेटवर्क नाम का एक इंस्टीट्यूट है, आईएस नेटवर्क। इनका काम क्या है, इनका मेन काम वही है, पेपर चेकिंग के लिए फेमस है। इनके सब्सक्रिप्शन रहते हैं पेपर चेकिंग के। ओके, नॉट टेस्ट सीरीज बट पेपर चेकिंग के। तो इसमें इनका क्या है, मतलब आप कोई भी टेस्ट लिखो, कोई भी टेस्ट सीरीज लिखो, और इनको स्कैन करके भेज दो, तो ये आपको 1 to 2 डेज में आपको चेक करके भेजते हैं। तो ये काफी, हमने लास्ट ईयर इसको ज्वाइन किया था, और काफी मतलब फायदा रहा। ओके, हाँ, तो इसमें क्या चीजें आपको करना है, आईएस नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन, एक चॉइस है आपकी, मैं एक बस अल्टरनेट बता रहा हूँ।
तो ये क्या करते हैं, जीएस प्लस एसए, इसका जो इनका कोर्स है मेंस तक के लिए, अनलिमिटेड क्वेश्चंस और एसेस, तो अराउंड 4,000 रुपीज ये ले रहे हैं अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो। और अगर 4-5 बच्चे, 3-4 बच्चे मिलकर ग्रुप में लेते हो तो ये डिस्काउंट देता है, अराउंड 3,500 या फिर 3,000 भी करता है। अगर आपका ग्रुप नहीं है तो आप सीधा उसको बोल देना, आईएस नेटवर्क का नंबर रहता है, मुजम्मिल भाई के ग्रुप से हैं, तो वो कुछ आपको 3,300 ले रहा है। हम जाफर सुलेमान के लिए थोड़ा सा बात किए थे एस्टिमेट मंगवाने के लिए, आप बार्गेनिंग कर सकते हो उससे, कोशिश करो उसको 3,000 तक लेकर आने की। ओके, उसको बोलो सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, 3,000 तक आप प्लीज कर दिए बोल के, तो करता है वो, कम करता है। तो इतना मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं, 3,000 या 3,500। तो ये देखो, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है मेंस के टाइम, याद रखो। प्रीलिम्स की बात अलग थी, हम कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के मतलब उसको चेक करवाने की जरूरत नहीं रहती, हम खुद से चेक करते हैं। बट मेंस में ऐसा नहीं है, आप जो आंसर लिख रहे हैं आपको उसको प्रॉपर चेक करवाना है। चेकिंग इज एज इक्वल इंपॉर्टेंट एज राइटिंग इटसेल्फ। ओके, और चेकिंग से दूसरा फायदा क्या होगा, आपको स्कोर आएगा, और जैसे जैसे वो इम्प्रूव होगा आपको बूस्ट मिलता है, आप खुद मोटिवेटेड हो जाते हो लिखने के लिए, और एक आदत बन जाती है हमको लिखना, स्कैन कराना, चेक करने भेजना, फिर स्कोर आएगा, कमेंट्स आते हैं उसको पढ़ना, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मतलब बन जाता है। तो ये चीज समझो। ओके, और कुछ ऑप्शनल के भी ये कोर्सेज देता है, जैसा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऐसे 5-6 ऑप्शनल की लिस्ट दिया है उसने। तो अगर ऑप्शनल का भी लगाना है तो आप लगवा सकते हैं, ऑप्शनल की भी शायद सेम फीस है 4,000, और जीएस एस से ऑप्शनल तीनों मिलके आप ज्वाइन करते हो तो कुछ वो 7,000 लेता है। उसमें भी वो ग्रुप में ज्वाइन किए तो 6,000 वगैरह ऐसा कुछ लेंगे आपसे। ओके, वो आपके हिसाब से। तो एटलीस्ट जीएस और एसए का तो भी लगवा लो, या फिर जीएस एसए ऑप्शनल का लगवाना है वो भी अच्छी बात है, मैं तीनों लगाया था लास्ट ईयर। ओके, तो एक चीज ये है, तो लिखना भी है, चेक भी करवाना है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको समझो। फिर इसके बाद क्या है देखो, हाँ, ऑप्शनल का भी हमको क्या करना है, ऑप्शनल में भी सेम, मतलब इतने टेस्ट लिखने की तो जरूरत नहीं ऑप्शनल में, जैसे हम जीएस के लिख रहे, सेक्शनल 3-4 लिख रहे, फुल लेंथ लिख रहे 4-5। ऑप्शनल का सीधा सीधा एक टेस्ट सीरीज फॉलो करना, जैसा लास्ट ईयर हमने सोसिंग मैन के ज्वाइन किए थे, तो उसमें 10 टोटल टेस्ट थे, 5 पेपर 1 के, 5 पेपर 2 के, फुल लेंथ के। ओके, तो ऐसा है, जो जो अपने अपनी कोचिंग टेस्ट सीरीज फेमस है अपने ऑप्शनल की, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर आप अपने सीनियर का गाइडेंस ले लो कौन सी ज्वाइन करना है, और वो ज्वाइन करना है तो कर लो, या फिर क्या है, जो सीनियर बच्चे हैं वो अक्सर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके पास से पेपर मंगवा लो। और पेपर मंगवाना है, मतलब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, आंसर शीट को प्रिंट करवाना है, और प्रॉपर आंसर शीट पे ही क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। हमको टाइम नहीं रहता कि वो सारे 20 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर पे लिखे, फिर उसका आंसर लिखे, काफी टाइम जाता है। हमको 3 घंटा में 20 क्वेश्चन लिखना है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो। तो टेस्ट सीरीज मतलब देखो, ऑप्शनल की अगर आप ज्वाइन नहीं कर सक रहे ना, तो आप सीनियर से कांटेक्ट करो, कोई भी ऑप्शनल हो। और अगर आप ऑप्शनल का सीनियर कौन है नहीं पता है तो हमको मैसेज करो, मुझको या लायक सर को, तो हम लोग आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह दे देंगे, ये XYZ ऑप्शनल के लिए इनसे कांटेक्ट करो बोल के। मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज मटेरियल, नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, मैसेज कर दो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या करेंगे हम, 6 to 7 डेज में पहले पढ़ाई करो ऑप्शनल की, और वीक में एक टेस्ट लिखो। ऑप्शनल की डेली लिखने की जरूरत नहीं है, वीक में एक टेस्ट लिख लिए काफी है, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, फुल लेंथ जैसा आपको लिखना है वो टेस्ट सीरीज के हिसाब से करना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, जीएस की आंसर राइटिंग। और फिर एसए का कैसा करेंगे, एसए का देखो, हर जो संडे है आपका, संडे या सैटरडे या फिर मंडे, एक दिन एसए के लिए रिजर्व करेंगे। मतलब पूरा दिन एसए नहीं करना है, वो एसए तो हम डेली हर अल्टरनेट डे कर रहे हैं। देखो कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपने डे का शेड्यूल कैसे रखना है। दिन भर का शेड्यूल कैसा रहेगा, आधा दिन जीएस को देना है, आधा दिन ऑप्शनल को देना है। मतलब सुबह से लेके सपोज जोहर तक आप ऑप्शनल पढ़ लिए, फिर दोपहर से लेके 7-8 बजे तक जीएस पढ़ लिए। उसके बाद एक 2 घंटा आपको निकालना है, वो 2 घंटे में एक दिन इथिक्स पढ़ना है, और दूसरे दिन क्या करना है, एसए करना है। एसए मतलब क्या करोगे देखो, इथिक्स का भी बताता हूँ, एसए का भी बताता हूँ, पहले एसए का सुन लो। एसए में क्या करेंगे, टॉपिक ले लो, कैसा टॉपिक कहाँ से लेंगे, 2021 का मेंस का पेपर निकालो,
ओके, उसमें रहेंगे सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए में 3 टॉपिक रहते हैं। तो आप क्या करोगे, सेक्शन ए उठा लिए, उसके 3 टॉपिक, सपोज तुमको एक क्वेश्चन पूछा गया, तो तीनों में से एक आपने लिख लेना, पूरे 3 नहीं लिखने का, एक ही लिखने का तीनों में से। ओके, तो सपोज वो आपकी एग्जाम है, एक एस्से लिखना है आपको, वो 3 टॉपिक है, 3 ऑप्शन है, तो वो टॉपिक लेके फिर उस पे एस्से लिखेंगे। अब एस्से टॉपिक भी मिल गया, अब लिखना कैसे रहता है? तो लिखना देखो एस्से में मतलब क्या चीजें रहती है, 3 चीजें रहती है। थोड़ा सा मैं इसमें नोट्स यूज करता हूँ। ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो एक ब्रॉड आउटलाइन देखो, कोई भी ऐसे है ना 3 पार्ट में लिखना रहता है। ओके, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। दिमाग में एक चीज बिठा लो, ऐसे इज नथिंग बट एक बड़ा आंसर लिख रहे हो आप, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसका एक बड़ा आंसर आपको लिखना है। जैसा हम 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स में लिखते हैं, इसको बस आपको क्या करना है, 1000 वर्ड्स 1200 वर्ड्स में लिखना है। तो ये उल्टा बहुत ही आसान रहता है लिखना। तो कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं। जनरली अभी आपको पता है फिलोसॉफिकल ऐसे बहुत पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सपोज एक टॉपिक है, ये पीवाईक्यू का टॉपिक है, मेन फेल लेट वुमेन टेक ओवर। ओके, ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ, हाँ। तो देखो, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग बता सकता है मुझको? ऐसा सपोज आपको टॉपिक आया, मेन फेल लेट वुमन टेक ओवर, तो इसमें मतलब हमको क्या चीज लिखना है, बताइए। मतलब ये इसका ब्रॉड थीम क्या रहना चाहिए? वुमन एम्पावरमेंट। बोलो। ओके, वुमन एम्पावरमेंट एक एंगल हो गया। ये जो ये लाइन पढ़ के क्या समझ रहा है आपको? मतलब ये लाइन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज करना चाहिए और क्या हो गई है? सर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक एंगल हो सकता है। ये एक एंगल हो गया, इसका मुझको मीनिंग बताओ। ये जो लाइन आपके सामने है, उसका मीनिंग क्या होता है? जस्ट टेल मी द Participation मीनिंग। of women in decision making. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन डिसीजन मेकिंग। और क्यों उनका बढ़ाना है पार्टिसिपेशन? रीजन क्या है? क्योंकि फेलियर ऑफ अभी तक जो कंडीशन है कि मेन ऑलरेडी इस पे हाँ, पोजीशन पे है बट स्टिल ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर इसके रिलेटेड कुछ। हाँ, तो ये आपने सही पॉइंट पकड़ा। पहले आप डायरेक्ट देखो उसका मीनिंग क्या हो रहा है। मीनिंग क्या हो रहा है इसका? मेन फेल लेट वुमन टेक ओवर। ओके, तो ये चीज समझनी थी हमको। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मेन जो थे, उन्होंने जो डिसीजन लिए मोस्टली फेलियर हो गए, तो अब क्या करना चाहिए, वुमन को चांस देना चाहिए। ये आपकी थीम बता रही है। तो अब आपका जो 70% टॉपिक क्या रहेगा, वो आपको बताना है कि कहाँ पे मेन फेल हो गए और वही चीज वुमन ने कैसे अच्छी की। ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे अपना मेन फोकस ये है। तो अब क्या करना रहता है देखो। ओके, हाँ, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे। अब फौरन इंट्रो हमको झटक से ध्यान में नहीं आता कि इंट्रो में हम क्या क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो लास्ट में रफ वर्क के लिए वो स्पेस देता है, तो रफ वर्क पे जाना है। अब रफ वर्क में अपनी ब्रॉड आउटलाइन पहले तैयार करो, ऐसे में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो आप जब ऐसे स्टार्ट करें तो खैर इंट्रो इंट्रो अभी हमको पता नहीं, इंट्रो हम क्या लिखेंगे। आप अगले स्टेज पे आ जाओ, बॉडी से स्टार्ट करेंगे हम। आउटलाइन बना रहे हैं अभी बस, रफ पेज में आउटलाइन बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है देखो, आउटलाइन हमको हमारे एक सर ने गाइड किया था कि बॉडी में कैसा स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो मीन टर्म्स रहते हैं इसको डिकोड करो। तो आप वहां पे लिखो कि मतलब
मेन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? ओके, मेन मतलब ये क्या बता रहा है? जेंडर पैट्रियार्की बता रहा है। मेन मतलब क्या बता रहा है? डोमिनेशन बाय मेल्स बता रहा है। ऐसे एक एक दो एंगल्स बता देना। ओके, देन मेन फील्ड का मीनिंग क्या होता है? मेन फील्ड मतलब कि उसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसको डिकोड करो। देन वुमन का मीनिंग क्या होता है? वुमन मतलब ये किन चीजें, क्या चीजें बताता है? ओके, और वुमन फिर टेक ओवर का मीनिंग क्या होता है? वुमन टेक ओवर मतलब क्या करना चाहिए? ऐसा ये एक से दो पैसेज में आप क्या कर लो, वो टॉपिक को डिकोड कर लो। ओके, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स आप बता दो। ठीक है, ये आपने बता दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है? हम्म अगला काम आपको क्या करना है? ये चीज आपने कर ली है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा अपना टास्क है, अब यहां से आपको बॉडी वाला पार्ट, अब ये बॉडी में तो आपने लिख लिया, डिकोड कर दिए। अब एक एक कुछ एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा जिसमें मेन फेल हो गए और वुमन ने उनको अपॉर्चुनिटी दे दिए, तो उन्होंने अच्छा काम करके बताया। ओके, तो जैसा आप कोई भी, जैसा सपोज कोई वार हुआ, ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें जैसा आप हिटलर वगैरह ये सारे लोग बोल सकते हैं। वहीं जगह अगर फीमेल है, तो फीमेल कोई बताओ कि मतलब जो पीस के लिए काम किए, वॉर होने वाला था लेकिन ये लोगों ने पॉलिसी अच्छी ली है और वहां पे ओरिजिन में पीस स्टैब्लिश की। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप हाँ हाँ बोलिए जी। सर मदर टेरेसा को हेलो। रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, एनी बेसेंट हो गई, मदर टेरेसा, एनी मदर बेसेंट। बराबर बराबर, मदर टेरेसा, एनी बेजेंट, वो फिर आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोल के एक नर्स भी थे, बहुत अच्छा काम किए थे उन्होंने वॉर पीरियड में वगैरह। ओके, तो ऐसे फीमेल रहते तो इतना लॉस नहीं होता, वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते, ये बता सकते। अब एक चीज मैं बताया इसमें। ओके, अब इसके बाद अगर इस पे, हाँ, मतलब कुछ नहीं आता। ओके, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने वो एक एग्जांपल दे दिए, मेन फेल हुए थे, फीमेल को चांस दी तो ना, अच्छा किए। इसी तरीके से आप कोई अब क्या, जो इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल बोल दो, मतलब अलग अलग जो हमारे जीएस के टॉपिक्स है उसको लेके आना है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मतलब मेन थे, जैसा ऐसे एग्जांपल देने का, विजय मल्ल्या वगैरह, इन्होंने क्या किए, बर्बाद करके चले गए। लेकिन उसी जगह पे फीमेल कुछ एंटरप्रेन्योर है, जैसा वो किरण मजुमदार शॉ वगैरह। तो ऐसे एक जीरो टू पूरा मतलब जिन्होंने जीरो टू जेनिथ जो चले गए, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल दे देने का, फीमेल को मौका दिए तो उन्होंने ऐसा किया। इसी तरीके से फिर इन्वायरमेंट वगैरह, ऐसे ये चीजें बोलना ही नहीं है, इन्वायरमेंट वगैरह बिल्कुल लेके आना। ओके, इन्वायरमेंट में कोई एग्जांपल दे दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, तो मेल ने कैसा किए थे, क्या काम किए, इन्वायरमेंट का लॉस हो गया। लेकिन फीमेल का कोई एग्जांपल दे दो जिन्होंने मतलब इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, चिपको मूवमेंट वगैरह, ग्रेटा थनबर्ग, हाँ बराबर, ग्रेटा थनबर्ग को लेके आओ। और इसी तरीके से मतलब उनको बताना कि फीमेल कितना अवेयरनेस का वगैरह काम करे। चलो, गुड गुड गुड। एजुकेशन में चलो, ग्रेटा से और एक एग्जांपल याद है। एजुकेशन में आप बताओ कि मतलब मेल कैसे फेल हो गए, और मतलब फीमेल ने एजुकेशन लेकर कैसे अच्छा काम किया, और मेल ने कुछ मेल ने, ऐसा नहीं बोलना, पूरा पूरा ही नहीं काउंटर करना। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो, सॉरी, एजुकेशन के बजाय ये वॉर में अच्छा बैठ सकते हो, मलाला का एग्जाम्पल। ओके, मलाला वगैरह आप लिख सकते हैं, पीस के लिए, एजुकेशन के लिए, जहां पर भी आपको बिठाना है। ओके, अब स्टार्ट में लगेगा, इतने सारे एग्जाम्पल हमको कैसे याद आएंगे, उसकी फिक्र मत करो। वो जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी, 4-5 इससे आपने लिख लिए क्या, ये इस टॉपिक्स हमको याद हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो। हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो हमने एजुकेशन वगैरह देख लिया, और ऐसे 3-4 और अलग अलग एंगल में वुमन का कंट्रीब्यूशन वगैरह लिख लेना, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फिर कोई सोशल, ये भी लिख सकते हैं आप, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह, इसमें क्या काम था वगैरह वुमन का, ये सब बताओ। अब ये बताने के बाद
इसी तरीके से आपको और एक एंगल पे बात करना है, जो एक एनालिसिस का पार्ट रहता है। मतलब ऐसा ये जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपने टॉपिक को क्वेश्चन मार्क दे दो, मेल क्यों फेल हो रहे हैं और वुमन क्यों सक्सेस हो रहे हैं, तो उसके पीछे का राज क्या है? मेल फेल होने के राज 1 2 3 1 2 जो भी आपको पता है एक पैसेज में, और फीमेल क्यों सक्सेस होते हैं, मतलब क्या चीज रहती है, तो वो एक पैसेज। तो ये इसको कैसा लिखेंगे, थोड़ा सा एक छोटी सी सब हेडिंग दे दो। एक सब हेडिंग देके मेन फेलिंग एंड वुमेन मीन्स वुमन गेटिंग सक्सेस, ऐसे कुछ तो भी छोटी सी हेडिंग बना के उसके नीचे एक दो पैसे ऐसा लिख देने का, थोड़ा सा एनालिटिकली वाला पार्ट। फिर इसके बाद अब एक चीज ये भी लिखना है हमको। चलो हमने बोल दिया, अभी 70% तो हमारा यही रहेगा कि मेन फेल हो गए, वुमन को चांस देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि फीमेल भी फेल हो गए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई कि फीमेल फेल ही नहीं हुई कभी, तो ऐसे भी एक दो एग्जांपल दे दो। ओके, फीमेल भी मतलब जहां पर उनके पॉलिसी गलत थे और ऐसा इशू है, आप हिस्ट्री में से कोई एग्जांपल उठा सकते हैं, वो जैसा फ्रेंच क्वीन थी वगैरह, या फिर वो जार जो थी, जार की वाइफ जो थी, वो लिख सकते हैं, ये लोगों ने भी जुल्म किया। ओके, तो मतलब ऐसा आप एग्जांपल, एक आधा एग्जांपल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिख रहे, एक से दो एग्जांपल इसमें भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे कि ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी रहो, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है बोलने का, आपको सॉल्यूशन भी देना है इस प्रॉब्लम का। मतलब मतलब फीमेल का पार्टिसिपेशन कैसा बढ़ाया जाए, और मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों भी अगर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो क्या चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसमें थोड़ा सा इथिक्स वगैरह लेकर आते जाओ, इथिकल एजुकेशन दिया जाए, सबको मॉरल एजुकेशन दिया जाए। और इसी तरीके से फिर मॉरल एजुकेशन, इथिकल एजुकेशन, देन पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए डिसीजन मेकिंग में वगैरह। और उसके बाद कुछ थिंकर्स वगैरह उनको कोट कर सकते हैं, अगर आपको लाना है थिंकर्स, सोक्रेटिस, प्लूटो ने ऐसा ऐसा बोला था, सोक्रेटिस ने ये चीज बोला था, ये सोसाइटी में होना चाहिए वगैरह। फिर उसके बाद कुछ आपको स्कीम वगैरह एक दो पता है, कुछ कर रहा है गवर्नमेंट ऐसा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन स्कीम, ज्यादा भी नहीं कि मतलब बहुत ही स्कीम लिख दिए, दो तीन स्कीम लिख दिए, दो तीन इथिक्स के पॉइंट वगैरह लिख दिए। फिर आगे एक ये भी लेके आओ पॉइंट, ठीक है मेल आ गए, फीमेल आ गए, इनके अलावा तीसरा कौन है, ट्रांसजेंडर्स भी है ना, तो आप इनके बारे में भी लिखो कि इनको भी लेके आओ डिसीजन मेकिंग में, तभी जाके इंक्लूसिव ग्रोथ होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होंगे। ओके, तो ये सब लिखने के बाद फिर आप कंक्लूजन में मतलब थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देके उसको एंड करना रहता। ओके, कंक्लूजन में मतलब ये सारी चीजें करेंगे तो क्या फायदा होगा और कैसे करना है वे फॉरवर्ड, कोई एक अच्छा वे फॉरवर्ड से भी हम वे कंक्लूजन कर सकते हैं। और कुछ एक आधा कोट तो भी रहना चाहिए अपने एस्से में, वो कुछ जैसा संस्कृत का कोई श्लोक, संस्कृत का श्लोक लिखे तो नीचे मीनिंग भी लिखा करो। देन या फिर वो एपीजे कलाम की पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो तीन चार लाइन याद करके लिख लो साइड में, तो वो तीन चार लाइन कंक्लूजन बोल के यूज कर सकते हैं। या फिर स्वामी विवेकानंदा के वगैरह बहुत आसान आसान कोट रहते हैं, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रिच। और जो मैं कुछ दिन पहले आपको मैं एक 2 दिन पहले एक पीडीएफ भेजा था, उसमें यूपीएससी सिलेबस बोल के, अच्छा सॉरी वो नहीं भेजा मैं, तो उसमें पूरे एसए के कोट्स वगैरह कैसे लिखना है, वो सारे कोट्स वगैरह भी हैं, वो पीडीएफ में एक भेज देता हूँ, तो आप वहां से उसको करना। ठीक है, अब देखो हमने इंट्रो बॉडी देखा, कंक्लूजन देखा, इंट्रो हमने नहीं देखा था। ओके, तो अब इंट्रो कैसा करेंगे? हाँ, तो देखो ये जो अपनी बॉडी थी ना, बॉडी जो अभी हमने डिस्कस किया है, बॉडी में का जो सबसे अच्छा पॉइंट रहता हमारा, जो बॉडी में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे, तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है उसको इंट्रो में लिखो। ऐसा ऐसा हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, सारा मेल डोमिनेटेड कंट्रीज थे और ऐसा ऐसा वॉर हो गया। अब उसके बाद मतलब इसके बजाय अभी 21st सेंचुरी की बात की जाए तो सेम ऐसी सिचुएशन हो गई थी, पर डिसीजन मेकिंग में वुमन का ज्यादा रोल था, तो लेकिन ये चीज नहीं हो गई। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर वो जो जैसा फॉर एग्जांपल ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल बताता, अच्छा जैसा जॉर्ज बुश इसका पीएम था, सॉरी प्रेसिडेंट था यूएसए का, वहां पे यूएसए में टेररिस्ट अटैक होगा, तो उसमें क्या किया, अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया, और अभी तक वो वार चला, डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट में न्यूजीलैंड की पीएम ले लो, जेसिंडा आर्डन, इन्होंने क्या किया,
जेसिंडा आर्डर्न ने, वहां पे भी क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ टेररिज्म पे, तो टेररिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने वैसा रिएक्शनरी पॉलिसी नहीं ली है। उन्होंने लोगों में गए, वो जो माइग्रेंट कम्युनिटी थी उनको गले से लगाया और पीस का मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को, कोई कंट्री पे किसी को ब्लेम नहीं किया। तो ये भी बोल सकते हैं, इससे एक अच्छा पीस का लॉ का मैसेज गया, ये भी आप बता सकते हैं। या फिर और जैसा एग्जाम्पल है, जैसा कोविड का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का और सेम जेसिंडा आर्डर्न का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, यूएस में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए प्रॉपर, बहुत ही लैक्सेशंस थे। तो यूएस से इतना सुपर पावर रह के भी वहां पे कोविड बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ, कई सारे लोगों की डेथ हो गई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी न्यूजीलैंड की लेडीज पीएम, ऐसा देखना, फीमेल पीएम जेसिंडा आर्डर्न, इन्होंने क्या किया, टाइमली इंटरवेंशन लिए, स्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्शंस लाए। इसकी वजह से न्यूजीलैंड में कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहां के लोग सेफ रहे। तो ये बताता है कि मतलब फीमेल कैसा डिसीजन मेकिंग में वगैरह अच्छे से काम कर। तो ऐसा कोई भी इतना एक्सप्लेन नहीं करना रहता है। आपका एग्जाम्पल एक से दो पैसेज में रहना चाहिए, दो पैसेज जनरली, पहले पैसेज में एक चीज एंगल बोलो, दूसरे पैसेज में दूसरा एंगल, और फिर उसके बाद एक कनेक्टिंग पैसेज लिखना रहता है इंट्रो और बॉडी को, कि मतलब as seen in above example, it is found that women in many different diverse sectors are taking very helpful decision for the humanity वगैरह, और in this essay throughout we will examine it, ऐसा बोल के लिख देने का। फिर आगे अपना बॉडी वहां पे डिकोडिंग करो, फिर प्रोज वाले आर्ग्यूमेंट्स लिखो, कुछ कौन से तो वो बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है वो बताओ, कुछ उसके सॉल्यूशंस दे दो और कंक्लूजन कर दो। ये एक हमारी ब्रॉड आउटलाइन रहनी चाहिए एस्से की। ओके, ये आई बात समझ में एस्से के बारे में? यस सर। ओके, यस सर। हाँ ठीक है। तो ये हमने एस्से का देख लिए। अब इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं इथिक्स। ओके, इथिक्स का भी इस पे देख लेते हैं। हाँ हाँ, इथिक्स में देखो, अब क्या होता है दरअसल, बहुत सारे बच्चों ने इसको टच ही नहीं किया हुआ रहता इथिक्स को। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा निग्लेक्ट करने का नहीं है, और ऐसा भी सब्जेक्ट नहीं कि आखिरी के एक महीने में पढ़ने का। ये सब्जेक्ट की अहमियत बहुत ज्यादा है। इट इज ऑप्शनल, और ऑप्शनल है समझो ये एस्से और इथिक्स, तो इसको भी सीरियसली करना है, इसीलिए उसको डेली रखना है, डेली या अल्टरनेट डे। ओके, तो इथिक्स का देखो अपना सिलेबस है पूरा दिया हुआ, GS4 का सिलेबस। वो GS4 के सिलेबस को पढ़ो अच्छे से और वो चीजों को समझो। अब इसके लिए अलग बहुत सारे लोग अपने अपने सोर्सेस पढ़ते हैं, कुछ लोग लुकमान के नोट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग विजन के नोट्स पढ़ते हैं। तो अपने अपने जो नोट्स हैं उसको रिवाइज करो। जिन्होंने देखा है, पढ़ा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, तो वो बच्चों के लिए देखो, मतलब विजन के आप क्या कर सकते हैं, विजन के लेक्चर्स देख सकते हैं। विजन के लेक्चर, इसकी मुझको सेशन के बाद जस्ट रिमाइंडर दे दो, मैं इसके लेक्चर्स के लिंक भेज देता हूँ। कुछ 12 लेक्चर है 2.5 आवर के, तो डेली एक एक लेक्चर देखो। और इसके जो क्लासरूम के नोट्स हैं उसका PDF है जो सर लिखाते हैं, तो ये पूरा आपका बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसका PDF भी है, तो PDF साथ में रखना, PDF टैब पे लगाओ, वीडियो मोबाइल में प्ले करो, साइड बाय साइड देखते चलो। तो ये 10 से 12 दिन में अपना इथिक्स मतलब कवर हो जाता। ओके, फिर इथिक्स का खास तौर पे थोड़ा सा आंसर राइटिंग थोड़ा सा इसकी ज्यादा करना है हमको, क्योंकि ये बहुत मार्क फेचिंग है। और इसके पहले ऐसा देखा जाए तो थोड़ा सा हार्ड दिखता आंसर लिखना, लेकिन एक बार वो अपने को आ गया इसका लॉजिक कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स कैसे लेके आते हैं टॉपर्स, ये चीजें समझ में आ गई ना, फिर ये अच्छे अच्छे आंसर बनते हैं, इसको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती। ओके, फिर इसी तरीके से जो इथिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसका एक शून्य शून्य इसका PDF आता है। ओके, तो एक PDF में आपको शेयर कर दूंगा, आप एग्जाम्पल उसमें से उठा लेना। कोई भी चीज, ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन आया, अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, तो आप वो उठा सकते हैं। फिर इसी तरीके से केस स्टडी वगैरह, उसमें भी मतलब कैसे अप्रोच रखना है, तो उसको देखो। केस स्टडी के लिए, हाँ, एक एक 2 साल पहले विशाखा यादव नाम की एक टॉपर थी, उसके आंसर कॉपी विजन के अवेलेबल है, तो वो थोड़ा सा आप लोग डाउनलोड करके देख लेना, वो कैसे आंसर लिख रही है, केस स्टडी में कैसा स्ट्रक्चर रख रही है। विशाखा यादव काफी सिंपल सिंपल आंसर लिखा करती थी। ओके, तो ये चीज इथिक्स के लिए हमको करना है। और जो बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स पढ़ चुके हैं, पता है कंसेप्ट, तो आप क्या करो, डायरेक्ट मतलब उसको नोट्स को रिवीजन करना, और हर 2-3 दिन में मतलब एक केस स्टडी और 2-3 आंसर लिखा करो इथिक्स के। ओके, ये जरूरी है। तो ये चीज हो गई, तो इथिक्स का इस तरीके से आपको करना है। देन इसके बाद देखो, दूसरे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और क्या चीजें हमको करना है, बस अब थोड़ी देर शॉर्ट में बता देता हूं आपको।
कुछ चीजें और भी हमको करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ। सर लेक्सिकॉन सर फॉर एथिक्स। अगर पढ़ा नहीं है तो मत पढ़ो, और पढ़ी नहीं हुई है पढ़ तो लियो कोई सर। बात नहीं, अच्छी बात। हाँ, पढ़ लिए तो कोई बात नहीं। गुड गुड, इट इज वेल एंड गुड। पढ़ लिए तो पढ़ लिए, और उसको ही रिवाइज करो, उसमें भी कवर हो जाते हैं नोट्स। कोई भी एक पढ़ लिए ना काफी रहता। उसके बाद मेन काम क्या रहता अपना, वो आंसर राइटिंग करना। फिर आंसर राइटिंग पे आ जाने का, एक बार वो सारे डेफिनेशन पढ़ लिए, याद कर लिए, हर डेफिनेशन का एक एग्जाम्पल हमको पता चल गया, तो काफी रहता है इतना ही चीज के लिए। फिर हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग वही विजन की या फिर आपकी फोरम की टेस्ट ले लो, और उसके 4-5 आंसर लिखा करो। जो हमने बोले ना हर अल्टरनेट डे करना इथिक्स और ये, तो वो 1 घंटे में 2-3 क्वेश्चन लिख आराम से लिख सकते हैं आप। तो वहां से लिख लेना। फिर इसी तरीके से देखो आंसर राइटिंग में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आपको जो आंसर्स है ना, अभी स्टार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि स्टार्ट कैसा करे, एंड कैसा करे, और इंट्रो क्या लिखना, बॉडी क्या लिखना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे देखो आप लोग। हाँ, तो आंसर राइटिंग में अभी बच्चे जो जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो अपना क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडियन फ्रीडम इन इंडिया। ऐसा अगर क्वेश्चन आया, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो डायरेक्टली क्या करो, सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट के इम्पैक्ट लिखो। इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिफॉर्म ऐसे हेडलाइन लिख देंगे, और फिर 1 2 3 4 ऐसे डायरेक्ट पॉइंट लिखना है हमको। ओके। जनरली थोड़ा स्टार्ट के फेज में इंट्रो क्या लिखना, बॉडी क्या लिखना समझ में नहीं आता है हमारे, तो उससे बच्चे डर जाते हैं, उसमें टाइम चला जाता है। कोई हरकत नहीं है। इम्पैक्ट क्या है वो पॉइंट लिखो, 3-4 पॉइंट याद आते हैं हमको, और फिर कंक्लूजन कुछ याद आ रहा है तो वो कर देने का। कंक्लूजन नहीं जम रहा है कोई नहीं, बॉडी लिख के छोड़ दो, अगला क्वेश्चन लिख लो। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करो। फिर आपने 2-3 उस दिन का टास्क पूरा किया, 4 आंसर 5 आंसर, फिर इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो। और जो सॉल्यूशन दे में आप देखना कि उसने इम्पैक्ट में क्या क्या चीजें दिया है। उसने तो बहुत सारे, वो 15-20 देता है चीजें एक्सप्लेनेशन में, तो उतने 15-20 अपने को लिखना भी नहीं है, और उतना टाइम भी नहीं रहता एग्जाम में। उसमें के बस पढ़ने के बाद समझ में आता है 3-4 कौन से इंपॉर्टेंट है, और वो चेक करना आपके आंसर में इंक्लूडेड है क्या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर नहीं है तो वो पॉइंट्स जो जस्ट हेडलाइन उसकी, तो आपने आंसर में ऐड कर देना, मतलब साइड में मार्जिन के साइड में लिख देने का उसको रेड पेन से, ताकि आप उसको फिर से जब रिवाइज करोगे तो वो पॉइंट्स आपके मतलब अच्छे याद रहेंगे। और ऐसा ही उसमें मॉडल आंसर में इंट्रो और कंक्लूजन बहुत बड़े बड़े दिए हुए रहते हैं। अपने को उतना टाइम भी नहीं रहता उतना बड़ा इंट्रो लिखने। हार्डली 1 से 2 लाइन का इंट्रो रहना चाहिए, 2 लाइन से 2 से ढाई लाइन मैक्सिमम, और कंक्लूजन भी 2 से ढाई लाइन। तो ये थोड़े से इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ता है, मतलब स्टार्ट में नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे आ जाएगा। मैं कुछ आंसर कॉपीज मेरे भी भेज देता हूँ ग्रुप पे। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रो कंक्लूजन देखो, बॉडी आप मेरे से अच्छी लिख सकते हैं। ओके, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद ये आंसर राइटिंग का हुआ, किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसको चेक करवाना भी है आईएस नेटवर्क से। देन इसके बाद देखो जो तीसरा पॉइंट है, एक आदत लगाओ डेली सिलेबस रीड करने की। सिलेबस रीड भी करना है हमको। जो यूपीएससी का सिलेबस रहता है उसकी प्रिंट निकालो। ओके, और प्रिंट निकाल के उस पे ही मतलब डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट ईयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना है। इसको कैसा करना है वो मैं बताता हूँ, मैं अपनी सिलेबस कॉपी तुमको बताता हूँ मैं कैसे किया था। ये देखो अपनी सिलेबस कॉपी है। ओके, ये प्रीलिम्स है, और इसके बाद यहाँ पे मेंस का सिलेबस। तो ठीक है, ये वाला अपना GS1। तो मैं वो जो पॉइंट है अपना, पॉइंट के सामने ही मतलब जैसा आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आए तो उसमें कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे टूरिज्म, सॉफ्ट पावर वगैरह, ऐसा कुछ तो भी वर्ड्स लेके आएंगे। इंट्रो में क्या लिखना है, अगर कुछ ऐसा आपको अच्छा इंट्रो मिलता है तो आप उसको वहां पे लिख देना। फिर इसी तरीके से जैसा हमको क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया,
हम जनरली थोड़ा रैंडम थॉट करते हैं, वैसा रैंडम नहीं सोचने का। आप लिखो वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स क्या है अर्बनाइजेशन पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, हर एक के दो दो एग्जाम्पल लिख देने का, मतलब दो दो पॉइंट लिख देने का, और उसका एग्जाम्पल पता है तो लिख देने का। जैसे सोशल प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन में सोशल इश्यूज क्या हो रहे हैं, इनइक्वालिटीज बढ़ रहे हैं, रिच रिच हो रहे, पुअर पुअर हो रहे, ऐसा बोल देने का। और इसमें ऐसे एग्जाम्पल लिख देने का, मुंबई धारावी स्लम वगैरह ऐसा कुछ तो भी लिख देने का। तो ऐसा आप एग्जाम्पल बना सकते। और ऐसे 3-4 एस्पेक्ट लेके आना आंसर में, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है, ऐसा। तो पॉइंट्स बनने में भी आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन को 3-4 एंगल में सोचा करो। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस, कुछ फैक्ट्स वगैरह जो भी आपको लिखना है, इस सिलेबस कॉपी पे लिखो। तो मैं इसका क्या किया था, ये तो पुराने वाली है, मैं और एक बनाया था। इसमें मैं कॉपी पेस्ट किया अपने यूपीएससी की जो आंसर शीट सिलेबस रहता है ना, उसको वर्ड में कॉपी किया, और वो लाइन के बीच का स्पेसिंग बढ़ा दिया 1.5 वगैरह, और उसकी प्रिंट निकाला। तो उसमें थोड़ा सा स्पेस मिल गया ना, आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें। ये इसलिए है कि आप इसको ज्यादा रिवीजन कर सको। ओके। अब जैसा एचडीआईपी वगैरह क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो हमको ये थोड़ा सा इंडेक्स के रैंकिंग वगैरह पता रहना, पर एक दो बार पढ़ने से याद नहीं रहता। लेकिन इसको तुम सिलेबस के ऊपर लिखो, इसको डेली रिवाइज करो। सुबह जब आप पढ़ने बैठो ना, तो पहला काम क्या है, सिलेबस पढ़ लेने का पूरा, जीएस 1 2 3 4। ऑप्शनल का पढ़ रहे, ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ लिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का। ओके। तो इससे आपको क्या चीजें पता चलेंगी, एक तो ये एक हिसाब से रिवीजन ही है पूरा। और दूसरी बात क्या होगा ऑप्शनल में, या जीएस में जो पॉइंट आपने छोड़े हैं उसके ऊपर आपको, मतलब आपको पता रहेगा कि मेरा इतना भी बाकी है, इतना ही पढ़ा है मैंने, इतना बाकी है। तो वो एक अवेयरनेस आ जाएगा। ओके। तो ऐसे इस तरीके से पॉइंट्स ऐड करना है सिलेबस पे, और डेली सिलेबस को रीड करना है। भले ही मतलब उसमें टाइम जाएगा, आधा घंटा जाएगा डेली, जाने दो, लेकिन ये पॉइंट्स हैं, यही हमारे सिलेबस के कीवर्ड्स हैं। इनको आंसर में भी लेके आना है, और इससे हमारे आंसर के पॉइंट्स बनेंगे अलग अलग डिफरेंट। ओके। तो सिलेबस रीडिंग की अभी से हैबिट डालो। दूसरी और एक हैबिट हमको लगाना है, और वो जो हैबिट है वो किसकी है, टॉपर्स कॉपीज की। जो टॉपर्स हैं, अभी पुराने वाले नहीं, लेटेस्ट वाले, जैसा अभी जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में हमारे टॉपर्स थे। तो इन टॉपर्स के कॉपीज मतलब पढ़ना है हमको। कहाँ से मिलेंगे ये कॉपीज, तो डायरेक्ट आप जैसा टॉपर है अपने इंडिया की, शर्मा कोई नाम की लड़की थी, तो शर्मा नाम लिख के बोलो उनके आंसर शीट्स, आंसर कॉपीज तो आपको मिल जाएंगे। जनरली विजन पे अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि सारे विजन के सॉल्व करते हैं। तो उसमें एक एक दो दो टॉप इनके पेपर डाउनलोड करना, ज्यादा भी नहीं। और डेली रात में सोने से पहले लेटे लेटे एक 2-4 क्वेश्चन पढ़ लेने का। तो आपको समझ में आएगा कि अभी डिमांड में क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, कैसा लिखे तो स्कोर आ रहा है हमारा। ओके। ये किससे समझ में आएगा, टॉपर के कॉपीज पढ़ने के बाद। ओके। तो टॉपर कॉपीज डेली क्या करना, 3-4 क्वेश्चन पढ़ना, पूरा पेपर नहीं, 3-4 क्वेश्चन। बस समझो स्ट्रक्चर कैसा कर रहे हैं, डायग्राम्स ऐड करें तो कैसा कर रहे हैं वगैरह। ऑप्शनल का भी आप लोग ऐसा कर सकते हैं, टॉपर्स के कॉपीज। देन उसके बाद देखो करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में क्या करेंगे, अब क्या है, मंथली पढ़ने हमको टाइम नहीं है। ओके। और उसमें उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे विजन के, कहाँ तक के किए थे, अराउंड अप्रैल तक हुए हैं। तो अप्रैल तक के मंथली हम क्या करेंगे, बस उसका इंडेक्स पेज पढ़ लो। करंट अफेयर हमको कहाँ पे लग रहा है, बस आप जब कोई आर्ग्यूमेंट देते, पॉइंट लिखते हैं, तो उसको कोट करने के लिए। सपोज आपको लिखना है, मतलब वेटलैंड का लॉस हो रहा है, सामने फौरन आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, तो आप वहां पे लिख दो सुंदरबन वेटलैंड। तो ऐसे जो रिसेंट के एग्जाम्पल हैं वो अगर आप कोट कर रहे हैं आंसर में, तो काफी इंपैक्टफुल रहता है। तो करंट अफेयर का मेन पर्पज वही है, थोड़ा सा डाटा और एग्जाम्पल उसके लिए। तो वो बस आप इंडेक्स पढ़ लिए तो काम हो जाता। क्योंकि पहली बात याद रखो, मैगजीन खोलने टाइम नहीं रहता अभी अपने पास, और खोलने की जरूरत भी नहीं है मंथली। बस वो इंडेक्स पेज के नोट्स पढ़ लेना। और इसके अलावा और एक चीज करना पड़ता, जैसा सपोज कोई नया लॉ आ गया है, कोई अमेंडमेंट आ गई, तो उतना ही आर्टिकल वहां से पढ़ लेने का। या फिर कोई पॉलिसी आ गई, न्यू वाटर पॉलिसी, तो हमको पता रहना पुराने वाटर पॉलिसी में क्या था, नए वाटर पॉलिसी में क्या था। जैसा लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रूल्स अमेंड किए, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। तो अब पता रहना पड़ता हमको कि पहले क्या था, अभी का क्या था। तो ऐसे जो नए रूल्स आ रहे, अमेंडमेंट्स आ रहे, पॉलिसीज आ रही, इतनी ही चीजें मंथली से खोल के पढ़ना है, जो पुराने वाले अभी तक है। बाकी दूसरा कुछ मतलब खोलने की जरूरत नहीं, वो बस इंडेक्स से मतलब हमारा काम हो जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे टाइम बचेगा आपका, और ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए,
इथिक्स के लिए, एसए के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर भी अगर हम डिटेल में पढ़ने बोले ना, उसको ही मतलब 15-20 दिन जाएंगे, उतना टाइम नहीं है अभी। ओके, बाकी ये जो मैगजीन है मई जून जुलाई, इंशाल्लाह मैं इसकी अपलोड करूंगा पीडीएफ वगैरह, और सेशन इफ पॉसिबल मैं ले लूंगा। ओके, फिर इसी तरीके से आप थोड़ा सा एडिटोरियल देखने का एक हैबिट बना सकते हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो। जैसा एक ओनली आईएएस का आता है, या फिर एक डीएनएस बोल के आता है, और ये फिर एक एग्जाम मेड सिंपल। मुझको थोड़ा सा एग्जाम मेड सिंपल मैं देखा करता था लास्ट ईयर। तो इसका देखो आधे घंटे का रहता है, पहले 15 मिनट प्रीलिम्स के पॉइंट बोलता है, तो डायरेक्ट 15 मिनट आगे बढ़ा दे। उसके बाद न्यूज़पेपर को डिस्कस करता है, आर्टिकल्स वगैरह। तो बस उसको शॉर्ट में थोड़ा सा नोट बना लेने का, कुछ नए नई चीज हो रही, एडिटोरियल कुछ आया तो पॉजिटिव, कुछ निगेटिव, कुछ वे फॉरवर्ड, ऐसा। तो ऐसा शॉर्ट शॉर्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपको करना है। तो इसके बाद देखो आंसर राइटिंग, ये तो हमने डिस्कस किया, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करना है। ऑप्शनल का भी हमने देखा। ऑप्शनल का देखो, अगर आप पहला प्रायोरिटी ऑप्शनल में क्या देना है, पीवाईक्यूज। लास्ट के 3-4 साल के जो पीवाईक्यूज है ना, वो आप उसके आंसर निकाल के आंसर लिख लो उसके, और उसको याद कर लो। ऑप्शनल मतलब क्या करना है, पिछले 5-6 साल के पूरे पीवाईक्यूज हमारे पास लिखे हुए होना चाहिए। ओके, तो इससे काफी 70-80% हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में 60-70% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो ये आंसर्स आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको जमा कर लो, किसी से मंगवा लो, और या फिर उसको हम अपने नोट्स पढ़ के वो आंसर आपने तैयार कर लो। देन ऑप्शनल का सिलेबस भी डेली पढ़ना है, और उसके सिलेबस पे ही थिंकर्स, डेफिनेशंस, बुक्स के नाम, अच्छे इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम्स, ये सारी चीजें ड्रॉ करके रख देना। देन नोट्स वगैरह, ठीक है, नोट्स अपने अपने रहते हैं, उसको पढ़ लेने का, रिवाइज कर लेना। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें वगैरह, हमने कितने टेस्ट लिखना है वगैरह, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। तो एक चीज याद रखो, यहाँ पे तो हमने लिखे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट, ये थोड़ा सा आइडियल हो गया। इसमें सेक्शनल सपोज आपने 2-3 लिख लिए, तो आप 3 फुल लेंथ भी लिख लिए तो काफी है। लेकिन वो 3 फुल लेंथ कैसे रहना चाहिए, आज जीएस 1-2 लिखा, कल जीएस 3-4 लिखा, ऐसे 4 टेस्ट 2 दिन में, ऐसे 3 राउंड हमको करना है। और जो मेस वाला जो राउंड रहेगा हमारा, वो हमारा 4th राउंड रहना चाहिए। ओके, ये चीज समझ लो। अब देखो, इसके बाद अब आप लोग बोलना कि आपके क्या डाउट्स हैं, आपके क्या क्वेरीज हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों की कुछ डाउट्स वाउट्स हैं तो आप सर लोग जैसे बताना। उर्दू, सर तो सर हाँ हाँ, पीवाई उर्दू ऑप्शनल। सर एथिक्स सर ऐसे के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा या पूरे जो करंट जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है उससे कोड करना पड़ेगा? ऐसे के लिए उसका थोड़ा सा मटेरियल रहता है। एक क्या करो, जैसा लास्ट ईयर का टॉपर था शुभम कुमार वगैरह, इसके 1-2 आंसर कॉपीज अवेलेबल है एसएस के। ओके, थोड़ा सा मेरे को एक रिमाइंडर दे दो, मैं इनके कॉपीज भेज दूंगा, वो पढ़ लो। और कुछ मैं अपने भी एसएस भेज देता हूँ जो चेक किए हुए हैं, तो उससे स्ट्रक्चरिंग समझ लो। और फिर कुछ कोट्स वगैरह लगते हैं, तो कुछ कोट्स जमा करना। अब हमने क्या किए थे, एक छोटी डायरी बनाए थे ब्लैक कलर की, एक GS 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, एक एसए के लिए और इथिक्स के लिए। तो उसमें कुछ कोट्स वगैरह जमा कर लो, कुछ एग्जांपल्स लिख लो, शॉर्ट में एकदम, तो ताकि आप उसको है ना बार बार पढ़ सको और उसको कोट कर सको। एसए का मटेरियल मतलब क्या रहता है, आंसर कॉपीज वगैरह, इसको थोड़ा सा देख लिए तो आइडिया आ जाती। ओके, अलग से ऐसा कुछ मटेरियल है नहीं उसका। ठीक है, और कोई बात, उर्दू ऑप्शनल के रिगार्डिंग कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था पीवाईक्यू जो उर्दू ऑप्शनल के लिए, उसमें तो हाँ कोई रोल नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा, उर्दू में तो होता है ना रिपीट, जी उर्दू सर, हाँ वो ऑप्शनल तो। में। हाँ, होता है, तो 70% कुछ तो भी पीवाईक्यू रहते हैं। तो वो आपको लिख के उसको एज अ टेस्ट सॉल्व करो। ओके, और बेहतर है उर्दू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मोहसिन सर की वगैरह रहती है टेस्ट सीरीज, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएंगी। ओके, ओके सर, और थैंक आप, ठीक है, और अगर सीनियर वगैरह चाहिए, इसका नंबर वगैरह चाहिए तो आप मैसेज कर देना, आपको भेज देंगे उर्दू का। जी सर, ठीक है। ठीक है, चलो, और कोई बात? ओके, अब इसमें हेलो से सर, जो हेलो सर।
हाँ हाँ जी जी हेलो सर। बोलिए जी। सर हाँ शुक्रिया शुक्रिया सर। 20 क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं सर जीएस में करने के लिए, कि कुछ छोड़ भी सकते हैं हाँ हाँ। कि ऑल 20 आर नहीं इम्पोर्टेंट? नहीं, जीएस में पूरा कंपलसरी रहता है। हाँ इसमें देखो, ऑप्शनल में आपको अल्टरनेट रहते, ऑप्शंस रहते। ऑप्शनल में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए रहते। अब इस बात को ध्यान से समझो पहले। ऑप्शनल में टोटल 8 क्वेश्चंस रहते, मतलब 8 8 मतलब टोटल क्वेश्चन रहते। हर क्वेश्चन में जैसा 3 3 सब क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता है, 2 पार्ट में पेपर रहता है आपका ऑप्शन का। पेपर 1 में 2 पार्ट, तो पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4। और हर क्वेश्चन में मतलब अराउंड 3 3 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, और पार्ट 2 में भी 4 क्वेश्चन, मतलब 5 6 7 8 ये पार्ट 2 में रहेगा। और इसमें भी मतलब आपको 3 3 क्वेश्चन अराउंड रहते हैं। तो अब क्या होता है देखो, उसमें वो इंस्ट्रक्शन में क्या बोलते हैं, आपको ये 8 में से कोई भी 5 सॉल्व करने के। लेकिन हर पार्ट में का जो क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 5 ये कंपलसरी रहता है, वो आपको करना ही है। और जो पार्ट 1 में क्या 3 बचे ना, फिर 2 3 4, तो ये तीनों में से एक कोई भी कंपलसरी करना ही है। और पार्ट बी में 6 7 8, ये तीनों में से कोई एक कंपलसरी करना है। मतलब हर पार्ट में कम से कम 2 तो आपको करना ही है। कभी कभी क्या होता है, पार्ट ए के चारों भी आसान आ जाते और पार्ट बी का बच्चे सिर्फ 5 कर देते और पार्ट ए के 4 कर देते, ऐसा नहीं। पार्ट मतलब क्या करना है, एक 1 और 5 तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा जो पार्ट ए में 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसमें से एक करना ही है, मिनिमम 2 कर सकते हैं आप। और पार्ट बी में मिनिमम एक करना ही है। मतलब हर पार्ट में से 2 2 क्वेश्चन तो भी आपको करना ही है। ओके, तो ये चीज समझो। हाँ, कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सीधा मतलब पूरे पार्ट ए के सॉल्व कर रहे, जो आसान दिखा, पार्ट बी में से एक ही क्वेश्चन कर रहे, 5 करना रहता ना। तो ऐसा नहीं रहता, वो फिर एक काउंट नहीं होता आपका। तो दोनों पार्ट में से मिनिमम 2 2 क्वेश्चन तो भी हमको करना है। ओके, ये आया समझ में? जी सर, और जीएस में पूरे 20 क्वेश्चंस कंपलसरी है? पूरे पूरे करना रहता है। हाँ ठीक है। और कोई डाउट वगैरह, कोई चीज? सर वो सिलेबस की कॉपी ग्रुप में भेजिए ना। सिलेबस की कॉपी मैं वैसे ग्रुप में भेज दिया हूँ एक, वो आप लोग पढ़ लेना। यूपीएससी सिलेबस बोल के जो कॉपी है ना, वो मैं ग्रुप पे भेज दिया हूँ। एक और एक है, जरा मैं उसको स्कैन करवाता हूँ। तो और इंशाल्लाह उसको भी भेज दूंगा। ओके, ऐसे ही मेरे पास ऑप्शनल की भी है हमारे अंतरों की, तो वो भी भेज दूंगा। ओके, आप लोग वो हिसाब से बनाना अपने अपने ऑप्शनल की भी। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह किसी का? अब इसमें से जो हज हाउस में अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट है, तो वो लोग एक काम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे मुझको बच्चों के रिक्वेस्ट आए कि टेस्ट सीरीज के लिए वगैरह सर हम भी करना चाहते हैं, जो जाफर सुलेमान में चल रही है। तो उसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं, जैसा आप सभी लोग इधर आना उतना फिजिबल है भी नहीं, डेली उतना ट्रैवल करना हर अल्टरनेट डे को। लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप लोग क्या करो, हम शेड्यूल हमारा जो है आपसे शेयर कर देंगे। आप सेम शेड्यूल फॉलो करो और वहां पे वही टेस्ट आप लिखो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, और उसको आप अपने हिसाब से चेक करवाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर कोई है आपके पास चेक करने वाला, उसको भेजो, या फिर आइस नेटवर्क ज्वाइन कर लो सब्सक्रिप्शन के लिए। और प्रॉपर क्वेश्चन पेपर भी प्रिंट निकालना है, और आंसर शीट भी प्रिंट निकालना है, और उसके ऊपर ही आंसर लिखना है। और इसका जो टेस्ट का पीडीएफ वगैरह चाहिए, इंशाल्लाह वो हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, तो इस हिसाब से आप मतलब ग्रुप में कर सकते हैं, 3 4 2 3 बच्चे तो भी रहना चाहिए, ताकि थोड़ा सा अच्छे से आप लोग कर सको उसको, अकाउंटेबिलिटी से हो जाता है। ओके, ये चीज है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बर्डन लगता है राइटिंग करना, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गई चीजें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप पढ़ना छोड़ के लिखने लिखने ही लगोगे। तो ये चीज है, जो जामिया के स्टूडेंट वगैरह जो रहते हैं ना, ये चीज बहुत अच्छे से करते हैं, उनको पता है वो लिखने में कितना मजा है। कम चीजें पढ़ के ज्यादा लिखना, अपने आइडियाज को एक्सपांड करना, वही एग्जाम्पल को 3 जगह इस्तेमाल करना अलग अलग चीजों के लिए। ओके, ये स्किल रहता है। तो ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डेवलप होगा। तो राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी मतलब इसमें सीखता है आदमी। तो इसको आप मतलब अच्छे से करना है। ठीक है, और कोई बात, कोई डाउट किसी का? कुछ पूछना वगैरह है? ओके, इसमें से अपने अपने ऑप्शनल के सीनियर से अगर आप कांटेक्ट में हो तो अच्छी बात है।
नहीं है तो मुझको पर्सनल मैसेज भेजो, मैं आपको सीनियर के कांटेक्ट हमारे जो हज हाउस के वगैरह उनके भेज दूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे, मटेरियल वगैरह टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, ये चीजें आप उनसे मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई डाउट वगैरह है किसी का? ओके, तो ठीक है, अगर किसी को डाउट वगैरह नहीं है तो हम अपना सेशन मतलब एंड करते हैं, ठीक है? चलो, और कुछ भी रहा तो मतलब टेक्स्ट वेस्ट करो, इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, अल्लाह। अल्लाह हाफिज।